सभी को जय श्री महाकाल। स्टूडेंट्स, आज से हम एक न्यू चैप्टर पे बात करने वाले हैं। ठीक है, अब हमारे पास काफ़ी सारे न्यू स्टूडेंट्स भी हैं। पहले और अभी जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं दोनों को कंबाइन करके हम आज एक न्यू चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। फाइन। इसके अलावा जो हमारे 2.0 बैच वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 2 रिकॉर्डिंग्स जो कि आपकी बेस या आपका कॉन्सेप्ट बनाएगी, वो स्टूडेंट्स आप लोगों की आज एप्लीकेशन पे अपलोड हो जाएगी। हमारे जो अभ्युदय 2.0 वाले स्टूडेंट्स हैं, मेक श्योर कि वो दोनों रिकॉर्डिंग्स बेसिक सी स्टोरीज हैं हिस्ट्री के चैप्टर को शुरू करने से पहले, जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो मेक श्योर कि वो जो 2 रिकॉर्डिंग्स है वो आप लोग देख के रख लें। फाइन। चलिए, तो स्टूडेंट्स आज जिस चैप्टर से हम शुरू करने वाले हैं वो है हमारा वैदिक एज। ठीक है, तो बेसिकली जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शुरू में हम बोरिंग चैप्टर्स को लेना हमेशा अवॉइड करते हैं, जो मेन इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं। और जैसा कि स्टूडेंट्स कल 29 अगस्त को ही हमारा री एग्जामिनेशन हुआ, वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स पेपर देने गए थे सबका कहना था कि वैदिक एज वाज वन सच चैप्टर इन द एंटायर एंशिएंट हिस्ट्री जिससे क्वेश्चंस का वेटेज बहुत ज़्यादा था। वैदिक एज एक ऐसा चैप्टर है जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जैसा ही बहुत वास्ट माना जाता है, जिसको कंप्लीट करने में समय ज़्यादा लगता है, क्योंकि यहाँ पर हमें इसके कॉन्सेप्ट भी पूरे लाइन से देखने पड़ते हैं, साथ ही साथ फैक्ट भी पूरे लाइन से देखने पड़ते हैं। ठीक है, जो हमारे अभ्युदय 2.0 वाले स्टूडेंट्स हैं, वैदिक एज को कंप्लीट करने के बाद हम तुरंत आपका जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसको कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, तो उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बाकी जो 2 रिकॉर्डिंग्स 2.0 वाले स्टूडेंट्स के लिए अपलोड होंगी, मेक श्योर कि आप इस क्लास के बाद पहले उनको देख लें। ठीक है, चलो, तो जैसा कि स्टूडेंट्स कल ही पेपर हुआ है हमारा री एग्जामिनेशन का, और एनालिसिस मैंने यूट्यूब पे डाल दिया था कि फर्स्ट शिफ्ट में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए, सेकंड शिफ्ट में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए। यूजुअली देखा गया कि फर्स्ट शिफ्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बेसिक और मॉडरेट लेवल का आया था, लेकिन जितने भी स्टूडेंट्स सेकेंड शिफ्ट में पेपर देके आए इवनिंग वाले, उनका ये कहना था कि पेपर बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लेवल का था। दोनों ही शिफ्ट में हमें वैदिक एज से संबंधित बहुत अच्छे खासे क्वेश्चंस देखने के लिए मिले। वैदिक एज को स्टूडेंट्स जो हमारा पैटर्न रहेगा कवर करने का, वो पहले हम कॉन्सेप्ट्स पे बात करेंगे और आखिरी में हम फैक्ट्स की बात करेंगे। फैक्ट्स में अगेन बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे होंगे जो हम कोशिश करेंगे ट्रिक से याद करने की, परंतु बहुत सारे कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपको अपने लेवल पे रीड करना रहता है, बार बार उनको देखना रहता है। तो वो कीवर्ड्स की जो लिस्ट है मैं आप लोगों को इस पूरे टॉपिक कंप्लीट होने के बाद प्रोवाइड करवा दूंगी। फाइन। तो स्टूडेंट्स देखो, जब हम वैदिक एज की बात करते हैं तो इसमें कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट्स दोनों से ही संबंधित क्वेश्चन आते हैं। कल वाले री एग्जामिनेशन में फैक्ट्स से हमें ज़्यादा क्वेश्चंस देखने के लिए मिले, वहीं जो एनालिटिकल क्वेश्चंस थे वो भी एक आध क्वेश्चन पूछा गया वैदिक एरा से। अब वैदिक एज बेसिकली 2 पार्ट्स में रहती है। एक रहता है आपका अर्ली वैदिक एज, जिसे हम ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। तो अर्ली वैदिक एज जिसे हम ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। ठीक है, और एक होता है स्टूडेंट्स आपका लेटर वैदिक पीरियड या उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो अब हमारा पैटर्न क्या रहेगा, हम किस प्रकार से अपने इस टॉपिक को कंप्लीट कर रहे होंगे, सबसे पहले आप वो समझ लीजिए। जैसा कि हमने क्लासेस के स्टार्टिंग में ही आप लोगों को इन्फॉर्म किया था कि हिस्ट्री की क्लासेस में जो हमेशा पैटर्न रहता है वो ये रहता है कि शुरू की 1 से 2 क्लास पूरे तरीके से स्टोरी, कॉन्सेप्ट और माइंड फ्रेमिंग में जाती है। एक बार आपको पूरे चैप्टर का माइंड फ्रेम हो जाएगा कि हाँ इस प्रकार से चीज़ें चलेंगी, ये स्टोरीज हमें देखने के लिए मिलेंगी और इनके अराउंड हमें फैक्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। एक बार माइंड फ्रेम हो गया, उसके बाद चैप्टर में जितने ही फैक्ट्स आए, जितने भी कॉन्सेप्ट्स आए, आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये चीज़ मैंने आप लोगों को पहले ही इन्फॉर्म की थी। तो उसी पैटर्न में चलते हुए स्टूडेंट सबसे पहले
आज हम इस पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू लेंगे कि आखिर इस चैप्टर का मेन गेम क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें हमें देखने के लिए मिलेंगी। और क्योंकि आपको पता है कि एक बार पूरी स्टोरी, पूरा कॉन्सेप्ट, पूरी माइंड फ्रेमिंग क्लियर हो जाती है तो उसके बाद हम लाइन बाय लाइन, टॉपिक टू टॉपिक कवर करके चीज़ों को कंप्लीट करते जाते हैं। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो ओवरव्यू में जो सबसे प्रमुख चीज़ है वो है इसके सोर्सेज, यानी इसके स्रोत, ठीक है। सीधी सी बात है, वैदिक पीरियड या एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री या मॉडर्न हिस्ट्री का कोई भी चैप्टर हो, ऑब्वियस सी बात है कि हम टाइम मशीन में बैठ करके देख कर नहीं आए हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। तो हमारे पास जो भी स्रोत अवेलेबल हैं, चाहे वो पुरातात्विक स्रोत हो, चाहे वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हो, या चाहे वो लिखित स्रोत हो, चाहे वो रिटन सोर्सेज हो, दोनों पे ही, ठीक है, दोनों पे ही आपको निर्भर रहना पड़ेगा इस टाइम, इस एरा को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, इस काल का पुनर्निर्माण करने के लिए, ठीक है। तो कोई भी चैप्टर को जब हम पढ़ते हैं तो उस चैप्टर की जानकारी हमें उनके स्रोत के आधार पर मिलती है। अब जब हम स्रोत की बात करते हैं तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें रिटन सोर्सेज, यानी कि हमें लिखित स्रोत ही देखने के लिए मिलेंगे। जबकि जब सिंधु घाटी सभ्यता की बात आती है तो देखो, सिंधु घाटी सभ्यता का जो पुनर्निर्माण, उसकी जो हिस्ट्री है, जो उसका जो इतिहास है, उसका पुनर्निर्माण किया गया है पुरातात्विक स्रोत के अनुसार। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत सारे अलग अलग स्थल थे और अलग अलग स्थल में अलग अलग चीज़ें हमें मिली और वहाँ पे हमें लिखावट भी मिली। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में जो लिखावट हमें मिली है वो आज तक हम नहीं समझ पाए। वी वर नॉट एबल टू डिसाइफर द स्क्रिप्ट। सिंधु घाटी सभ्यता वाले जो भी लिपि लिख कर गए, ठीक है, वो हमको हम उसे नहीं पढ़ पाए आज तक भी। हाँ आशीष, लिपि मैंने करवा दी थी। यस आशीष, आपके कमेंट्स मुझे विजिबल हो रहे हैं। आप लिपि कह रहे हो तो लिपि हमने पहले कर ली थी, ठीक है। और जो पीडीएफ है वो भी युगल, यस युगल पीडीएफ जो है वो आपकी आज नाइट तक अगर रिफ्लेक्ट नहीं होती है तो वो मंडे तक रिफ्लेक्ट हो जाएगी आपको एप्लीकेशन पे, ठीक है। यस वो वाली जो पीडीएफ है 1.0 वाले स्टूडेंट्स की, वो आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। चलो, तो हम ये देख रहे थे कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो इतिहास है उसका अगर हमने पुनर्निर्माण किया तो वो हमने पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर किया। बिकॉज सिंधु घाटी सभ्यता के लिखित स्रोत या रिटन सोर्सेज या रिटन एविडेंसेस हमारे पास अवेलेबल तो थे, परंतु हम उनको पढ़ नहीं पाए। लेकिन ऑन द अदर हैंड वैदिक सभ्यता में बिल्कुल उल्टा है। वैदिक सभ्यता का जो पुनर्निर्माण होता है, ये जो हमारा चैप्टर है वैदिक एज या वैदिक काल, ये जो हमारा चैप्टर है, इसको आखिर हम क्यों पढ़ पा रहे हैं? क्योंकि इसके लिखित स्रोत हमारे पास अवेलेबल हैं आज की डेट में, ठीक है। तो स्रोत की जब हम बात करेंगे तो लिखित स्रोतों की बात करेंगे और उसके बाद स्टूडेंट्स आज जो हम ओवरव्यू देखेंगे वो देखेंगे डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, ठीक है, एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ ऋग्वैदिक पीरियड, ऋग्वैदिक काल, और लेटर वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक काल। इसका मतलब है हिंदी मीडियम में कि आज जो हम देखेंगे वो हमारे ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के अलग अलग जो आयाम हैं, ऋग्वैदिक वर्सेस आप कह सकते हो उत्तर वैदिक काल। ठीक है, अब शुरू की जो 2 क्लासेस रहेंगी स्टूडेंट्स वो पूरे तरीके से आपस में कंपैरिजन में रहेंगी। आपस में कंपैरिजन में इसलिए रहेंगी, ठीक है, आपस में कंपैरिजन में ये वाली जो हमारी स्टार्टिंग की क्लासेस होंगी वो इसलिए रहेंगी क्योंकि एक बार जब हम नोट्स बनाना और लिखना शुरू करेंगे तो हम ऋग्वैदिक पीरियड को खोलेंगे, उसका पॉलिटिकल पीरियड हमने लिख लिया,
पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक जीवन लिख लिया, सोशल लाइफ या सामाजिक जीवन लिख लिया, रिलीजियस लाइफ या धार्मिक जीवन लिख लिया। वहाँ पे हम बार बार इतना समय नहीं रहेगा कि हम कंपेयर कर करके देखें, ठीक है। वहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स लिखेंगे और ऑटोमेटिकली आपके माइंड में कंपैरिजन पूरा टाइम चलेगा। तो इसलिए स्टार्टिंग की 2 क्लासेस कंपैरिजन पे इसलिए ही ली जा रही है ताकि बाद में जब हम एक एक करके टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे तो बीच में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आए। फाइन। तो अब देखो, अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब भी वैदिक एरा या वैदिक काल की बात होगी तो इसके 2 टाइम पीरियड्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। एक टाइम पीरियड है आपका 1500 टू 1000 BCE, बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। और यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा 1000 से 600 BCE। तो अब देखो 1500 से 1000 जिसको आप ईसा पूर्व बोलते थे, तो अभी जो ईसा पूर्व और ईसा बोला जाता था वो अब BCE, बिफोर कॉमन एरा और कॉमन एरा में बदल दिया गया है। तो जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि पहले जो अपन ईसा पूर्व और ईसा लिखा करते थे, मतलब आपका BC और AD लिखा करते थे, ये आपका पूरा क्रिश्चियनिटी से रिलेट करता है। तो ये सेक्युलर टर्म नहीं है, सेक्युलर मतलब धर्मनिरपेक्ष नहीं है। ये जो आधार है ये हमको किसी एक धर्म से जोड़ रहा है, क्रिश्चियनिटी या ईसाई धर्म से जोड़ रहा है। इसलिए आज की डेट में जो वर्ड्स यूज होते हैं वो होते हैं आपके BCE और CE। इसका मतलब ये है कि बिफोर कॉमन एरा और कॉमन एरा, तो आधार वही है, बस नाम बदल दिए गए। तो बिफोर कॉमन एरा जो आप लोग ईसा पूर्व जिसे कहते थे, तो अब उसे हम कहते हैं BCE, बिफोर कॉमन एरा, और यहाँ कहते हैं CE, कॉमन एरा मतलब आपका AD, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखो, जब हम बात करते हैं वैदिक एरा की, तो इसमें जो 1500 से 1000 BCE का कार्यकाल है वो आपका कहलाता है ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल। वहीं जो 1000 से 600 BCE वाला जो कार्यकाल है वो आपका कहलाता है उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ठीक है। तो ऋग्वैदिक काल शॉर्ट फॉर्म हम इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, RVP स्टैंड्स फॉर ऋग्वैदिक पीरियड, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हम प्रॉपर नोट्स बनाते हैं तो हर जगह हम शॉर्ट फॉर्म्स ही यूज कर रहे होंगे, ऋग्वैदिक पीरियड, और ये हो जाएगा आपका लेटर वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक काल। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके माइंड में आना चाहिए वो ये आना चाहिए कि 1500 से 1000 BCE का जो हमारे इतिहास में कार्यकाल रहा है, आखिर उस कार्यकाल को हम ऋग्वैदिक काल क्यों कह रहे हैं? वाई वी आर डिस्क्राइबिंग द पीरियड बिटवीन 1500 टू 1000 BC एज द ऋग्वैदिक पीरियड? उसका रीज़न ये है कि इस पूरे कार्यकाल की जो जानकारी है, इस पूरे कार्यकाल की जो जानकारी है वो हमें ऋग्वेद नामक ग्रंथ से मिलती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अपने दिमाग में ये चीज़ बहुत अच्छे से फिट करके रखना, मैं बार बार बोल रही हूँ ये चीज़ कि ऐसा नहीं है कि इस कार्यकाल पे ऋग्वेद लिखे गए, इन कार्यकालों में तो अभी इनको प्रॉपर लिखावट आती ही नहीं थी, ओरल ट्रेडिशन चलता था। जैसे मैं यहाँ पे बोर्ड नहीं यूज़ करूँ, मैं बंद कर दूँ बोर्ड और मैं आऊँ कैमरा के सामने और बस मैं बोलना शुरू कर दूं, बस बोलती रहूं, आप लोग भी सुनते रहो और नोट्स नहीं बनाओ, फिर आप लोग जब टीचर्स बनोगे तो आप लोग भी बोलोगे। अभी लिखावट हम यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। तो एक्चुअल में जो ये वाला कार्यकाल था उसमें लिखावट नहीं होती थी। तो आप लोग बोलोगे तो मैम इस पीरियड को हम लोग ऋग्वेद पीरियड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि स्टूडेंट्स इस पीरियड की जो जानकारी है वो हमें ऋग्वेद नामक ग्रंथ से मिलती है। तो ऋग्वेद नामक ग्रंथ बाद में लिखा गया, ऋग्वेद जानकारी देता है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसी टाइम पीरियड में ऋग्वेद लिख लिया गया, नहीं, इस पीरियड की जानकारी हमें ऋग्वेद नामक ग्रंथ से मिली, ठीक है। तो एक तरीके से ये जानकारी जो लिखी है ना, जानकारी मतलब सोर्स, ठीक है, स्रोत भी कह सकते हो आप लोग और सोर्स भी कह सकते हो, क्योंकि मुझे इतना तो पता है कि आप लोग सब हिस्ट्री में मास्टर्स करके आए हो, लेकिन मुझे ये भी पता है कि हमारे भारत की मास्टर्स कैसे होती है। सीधी सी बात है ना, कोई सीरियस वाली मास्टर्स अगर करी होती आप लोगों ने तो आप लोग यहाँ पे नहीं बैठे होते अलग से नेट JRF के लिए हिस्ट्री पढ़ने, ठीक है।
मिला के आप इस चीज को समझिए स्टूडेंट्स की ऋग्वैदिक काल की जो प्योर जानकारी है वो हमें ऋग्वेद नामक ग्रंथ से मिलती है, और उत्तर वैदिक काल की जो जानकारी है, जानकारी या फिर स्रोत या फिर इंग्लिश में सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, तो ये है हमारे बाकी के 3 वेद। कौन कौन से बाकी के 3 वेद मैम? सामवेद, ठीक है, यजुर्वेद और अथर्ववेद। आई बात समझ में? तो सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा। क्लियर हुआ? तो समझ रहे हो ना, 1500 से 1000 बीसी की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलेगी, ऋग्वेद नामक ग्रंथ से मिलेगी। इसलिए इस कार्यकाल को हमने नाम दे दिया कि भाई ये कार्यकाल, ये टाइम पीरियड जो है वो ऋग्वेदिक काल है। इस पीरियड की जानकारी हमें सामवेद से मिलती है, यजुर्वेद से मिलती है, अथर्ववेद से मिलती है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स हर एक वेद के 4-4 हिस्से होते हैं, और उसके अलावा इस पीरियड का जो साहित्य है ना वो बहुत बड़ा है, तो उसको हमें कवर करने में बहुत टाइम लगेगा। तो इसको हम अभी नहीं उठा रहे हैं, अभी हम इंट्रोडक्टरी क्लास कर रहे हैं। जैसे जैसे हम लिटरेचर पे आएंगे तो वहाँ एक एक हिस्से को डिटेल में पढ़ेंगे और लिखेंगे। परंतु जैसा कि मैंने आपको कहा कि मेरी क्लासेस का हमेशा यही पैटर्न रहेगा कि शुरू की 1-2 क्लासेस इंट्रोडक्टरी जाती है, ठीक है। तो आप एक चीज याद रखना कि सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन वेदों के भी बहुत सारे हिस्से हैं, और उसके अलावा भी बहुत बड़ा साहित्य है। वो पूरा का पूरा साहित्य हमें जानकारी देता है इस पीरियड की, ठीक है, इस पीरियड की। वो हम एक एक करके बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आपको अपने दिमाग में आज पहले दिन ये बात क्लियर करनी है कि ऋग्वेद की संहिता का जो प्रमुख हिस्सा है, मैं बताऊंगी आपको जब हम ऋग्वेद को डिटेल में पढ़ेंगे तो हम ये चीज देखेंगे कि ऋग्वेद में संहिताएं होती है और ऋग्वेद के कुछ चैप्टर्स होते हैं। तो ऋग्वेद का जो कोर पोर्शन है, जो कि सबसे पहले लिखा गया, जो कि सबसे पुराना ऋग्वेद का जो पोर्शन है, बस उतना ही पोर्शन हमें 1500 से 1000 BCE की जानकारी देता है। आई बात समझ में इतनी? ठीक है, इतनी चीज समझे। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको एक सोर्स की जानकारी तो मिल गई। दूसरी प्रमुख जानकारी जो कि चैप्टर्स शुरू होने से पहले आपको पता होनी चाहिए कि अगर हम बात करें कि आखिर ये जो पूरा वैदिक पीरियड है उसके ऑथर्स यानी एक तरीके से उनके रचयिता कौन माने जाते हैं, कि भाई रहता कौन था यहाँ पे वैदिक पीरियड में, तो इन्हें हम कहते हैं आर्य, जिन्हें इंग्लिश में कहा जाता है आर्यंस, और इसके अलावा स्टूडेंट्स हम इनको इंडो आर्यंस भी कहते हैं। सबसे बेसिक, ठीक है। तो अभी पहले सबसे बेसिक जानकारी सीखेंगे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो जो रचयिता माने जाते हैं, एक तरीके से वैदिक पीरियड में रहता भी कौन था, तो आर्य रहते थे। ये वैदिक सभ्यता जो थी वो किनके द्वारा बसाई गई, तो वैदिक सभ्यता बनाई गई आर्यों के द्वारा या इंडो आर्यंस के द्वारा। फाइन। अब इसके अलावा स्टूडेंट्स अब हम आते हैं कि अब आपको देखो, अब आपके माइंड में नेक्स्ट प्रश्न क्या आना चाहिए कि ठीक है मैम, ये तो आपने बोला कि आप बाद में पढ़ा दोगे, इसको तो अपन लर्न करके निपटा लेंगे। अब पहले हमको ये बताओ कि वैदिक पीरियड में, वैदिक काल को ही हमने 2 भागों में क्यों बांटा है। एक तो कारण सबसे बड़ा आपको पता चल गया कि ये वाला जो कार्यकाल है इसकी जानकारी मात्र हमें ऋग्वेद से मिलती है, और ऐसा भी नहीं कि पूरा ऋग्वेद के कुछ बस पुराने हिस्से, बस कुछ हिस्से, वो मैं बताऊंगी कौन से हिस्से, ठीक है। और बाकी दुनियादारी जानकारी हमें लेटर वैदिक पीरियड, इस पीरियड की मिल रही है। इतना हमें पता है कि हमने क्यों 2 भागों में बांटा है। लेकिन इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि राजनैतिक रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, आर्थिक रूप से, ठीक है। तो दैट मीन्स इंग्लिश में पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस और इकोनॉमिक, इन सभी रूपों में ऋग्वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड में डिफरेंसेस हैं, अंतर हैं।
बहुत सारे अंतर है, ऐसा भी नहीं है कि कोई एक आध अंतर है, 2 अंतर है, 3 अंतर है, नहीं भैया, बहुत बड़ी लिस्ट है अंतरों की। तब तो जाके हमने इस पूरे कार्यकाल को 2 भागों में बांटा, इसलिए ही बांटा ताकि हम क्योंकि बड़े बड़े अंतर दिखाई देते हैं दोनों ही कार्यकालों में आपस में। फाइन, तो अब हम क्या करेंगे, अब पहले हम पूरा बेसिक समझेंगे, पहले पूरे अंतरों को समझेंगे, और जैसे ही हमारे आज की क्लास में, और मेरे ख्याल से एक आधी क्लास और लग सकती है, और फिर हम सीधे सीधे हमारे नोट्स बनाना शुरू कर देंगे। पर जितनी स्टोरी, जितना कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए वो सब आपको आज पता लग जाएगा। फाइन, चलो तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम अंतरों को अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब हम अंतरों को समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अंतर समझते हैं पॉलिटिकल लाइफ में, पॉलिटिकल लाइफ या आपका राजनीतिक जीवन। और टेंशन नहीं करना, अगर आपको लग रहा है, अगर आपको एक क्लास का 75% भी हिस्सा समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स, तो मतलब आपका पेपर निकल जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि किसी भी चीज़ को जब हम पहली बार करते हैं ना, तो हमें 100% कभी समझ में नहीं आता। जब आप दोबारा एक क्लास को देखोगे या जब आपकी पूरी क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी, तब आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल मुझे किसी ने बताया था एक बार, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा घर है और मुझे रेलवे स्टेशन जाना है, तो मैं एक बार, पहली बार जब मैं रेलवे स्टेशन के रास्ते पे जाऊंगी तो मुझे दिक्कत होगी, 2-4 लोगों से पूछना पड़ेगा, या मुझे गूगल मैप्स यूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, दूसरी बार जाऊंगी तो हो सकता है कि मुझे लोगों से पूछना ना पड़े, गूगल मैप भी ना देखना पड़े, थोड़ा टाइम लगे, मैं घूम फिर के और रेलवे स्टेशन पहुंच गई। जब मैं तीसरी बार रेलवे स्टेशन जाऊंगी तो मुझे रास्ता याद हो चुका रहेगा, और जब मैं चौथी, पांचवी, छठवीं बार जाऊंगी तो मैं मन में कोई सी भी चीज़ सोचूं तो भी मेरी गाड़ी सीधे रेलवे स्टेशन पे जाके रुकेगी। ऐसा होता है बाकायदा। कई बार जब हम 2 व्हीलर या 4 व्हीलर अपनी लेकर जाते हैं तो हमारे माइंड में कुछ और ही थॉट्स चलते हैं, लेकिन स्टिल हमारी गाड़ी सही डेस्टिनेशन पे ही रुकती है, क्योंकि हमने उतनी बार उस चीज़ को या उस रास्ते से हम गुजरे थे। तो वही सेम चीज़ है कि जब पहली बार आप नया नया चैप्टर पढ़ते हो तो ऐसा कभी नहीं होगा कि एक ही क्लास में पूरी 110% चीज़ें क्लियर हो जाए। लेकिन अगर आपको 75% चीज़ें भी क्लियर हो रही है तो अपने माइंड में ये चीज़ रखना कि या तो मैं इस क्लास को एक और बार देख लूँ ताकि मुझे 100% चीज़ें क्लियर हो जाए, या तो मैं वेट करूँ कि जब तक मैम पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दे, क्योंकि पूरे चैप्टर में बार बार चीज़ों पे डिस्कशन होगा तो मेरे माइंड में जितने भी क्वेश्चंस उठ रहे हैं उन सभी क्वेश्चंस का आंसर मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि मैं डे 1 से कह रही हूँ कि पेपर निकालना है और आप लोगों ने इन्वेस्ट करके क्लासेस को लिया है, तो सबसे पहली चीज़ है कि अपने टीचर पे विश्वास करना। फाइन, तो पॉलिटिकल लाइफ या राजनीतिक जीवन की जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो पॉलिटिकल लाइफ या राजनीतिक जीवन में हम क्या करेंगे, अगर हम डायरेक्टली डिफरेंस देख लेना तो हमारा थोड़ा सा काम सरल हो जाएगा। सरल कैसे होगा, देखो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ अर्ली वैदिक पीरियड, ऋग वैदिक पीरियड। ये हिंदी मीडियम वाले भी ये मेरे शॉर्ट फॉर्म्स को याद रखना, मैं बार बार पूरा नहीं लिखूंगी। यहाँ पे लेटर वैदिक पीरियड मतलब उत्तर वैदिक काल। कार्यकाल हम एक बार और लिख देते हैं ताकि आपको याद हो जाए, तो 1500 से 1000 BCE और यहाँ पे 1000 से 600 BCE। ठीक है, चलो तो अब देखते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले देखो स्टूडेंट, सबसे पहले किसी भी राजनीति को, समाज को, धर्म को या संस्कृति को या अर्थव्यवस्था को, कभी भी किसी भी चीज़ को पढ़ा जाता है ना, तो सबसे पहले कायदे से जो चीज़ देखनी चाहिए वो देखनी चाहिए उसका नेचर। नेचर मतलब उसकी प्रकृति। ठीक है, तो उसकी प्रकृति कैसी है, आखिर उसकी प्रकृति कैसी है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम ऋग वैदिक पीरियड की राजनीति की बात करें तो उसकी जो प्रकृति थी वो कैसी थी, वो आप कह सकते हो स्टूडेंट्स की ट्राइब्स के रूप में थी, कबीलों के रूप में थी। ठीक है, कैसी थी, मतलब इस यहाँ पे जो प्रकृति थी दैट वाज ट्राइबल इन नेचर, मतलब कबीलाई व्यवस्था थी, कबीलाई व्यवस्था थी। तो अब आप लोग बोलोगे मैम कबीलाई व्यवस्था क्या होती है, इसका मतलब ये स्टूडेंट्स कि यहाँ पर जो लोग रहा करते थे या जो आर्य रहा करते थे वो कबीलों के रूप में रहा करते थे। ठीक है, तो क्या होता था
कि जो हम देखते हैं ना, आज जो हम देखते हैं कि हिस्ट्री में राजा महाराजाओं का कॉन्सेप्ट है, बड़े बड़े साम्राज्य हैं, ठीक है, प्रॉपर राजा है, राजा की बहुत सारी उपाधियां हैं, राजा यज्ञ करता है, राजा का प्रशासन है, ये सब चीज़ें जो है ना ये आपको लेटर वैदिक पीरियड में देखने के लिए मिलेगी। लेकिन ऋग वैदिक पीरियड में क्या होता था कि जो आर्य लोग रहते थे, ठीक है, जो आर्य लोग रहते थे स्टूडेंट्स, वो लोग क्या करते थे, कबीलों के रूप में, छोटे छोटे कबीलों के रूप में, छोटे छोटे ट्राइब्स के रूप में रहा करते थे, और उन कबीलों का जो हेड होता था, वो एक, उन कबीलों का जो नेता होता था वो ही राजा कहलाता था। तो यहाँ पर जो हम हिस्ट्री में इमेजिन करते हैं ना कि बड़े बड़े साम्राज्य होंगे, वो सब यहाँ से चीज़ें शुरू होंगी। अर्ली वैदिक पीरियड में अभी क्या है, कबीलों के रूप में लोग रहवास कर रहे हैं, और इसके अलावा उनके क्या रहेंगे, नेता रहेंगे। दैट मीन्स वो ट्राइब्स के फॉर्म में रहा करते थे, ठीक है, ट्राइब्स के फॉर्म में रहा करते थे, और उनका एक नेता होता था। इतनी चीज़ आपको याद रखनी। हाँ, उस नेता को हम निश्चित रूप से राजा कह सकते हैं, और दूसरी चीज़ कुछ थोड़े बहुत अफसर रहते थे। लेकिन एक और चीज़ आपको ये याद रखनी है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कबीलाई व्यवस्था थी, तो पूरे तरीके से स्थायी जीवन नहीं था, पूरे तरीके से जो प्रॉपर सेटल्ड लाइफ होती है वो नहीं थी, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो, मतलब मैं ब्रैकेट में अगर ऐसा लिख दूं कि कंप्लीट सेटल्ड लाइफ नहीं थी, कंप्लीट सेटल्ड लाइफ नहीं थी, ठीक है। अच्छा, और मेरी क्लासेस में जो नोट्स बनेंगे तो मैं क्रॉस लगा रही हूँ 3 बार मतलब नहीं है, और राइट लगा रही हूँ 3 बार मतलब वो चीज़ है, इसलिए बता रही हूँ ताकि बाद में आप पीडीएफ देखो तो आपको मेरे नोट्स पढ़ने में कभी परेशानी ना हो, ठीक है। तो कंप्लीट सेटल्ड लाइफ नहीं थी, मतलब पूर्णतः स्थायी जीवन नहीं था, पूर्णतः स्थायी जीवन, ठीक है, नहीं था। आई बात समझ में। अब यहाँ पे कबीलों के रूप में क्या करते थे, लोग रहा करते थे। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हुआ मैम, लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ, तो स्टूडेंट्स लेटर वैदिक पीरियड में जो प्रकृति है, जो इनकी प्रकृति है वो बदल गई। प्रकृति कैसे बदली, जो ट्राइबल नेचर था वो पूरे तरीके से डिमिनिश हो गया, डिमिनिश हो गया, मतलब इनकी जो कबीलाई व्यवस्था थी वो गायब हो गई, चली गई। अब ये लोग यहाँ पे कबीलों के रूप में नहीं रहा करते थे। क्यों नहीं रहा करते थे स्टूडेंट्स यहाँ पे कबीलों के रूप में, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर इन लोगों ने कृषि करना, एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया, एग्रीकल्चर करना या कृषि करना शुरू कर दिया। तो मैम यहाँ पे क्या ये लोग एग्रीकल्चर नहीं करते थे क्या? स्टूडेंट्स थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर होता था, लेकिन इनकी जो मेन एक्टिविटी होती थी वो थी पशुपालन, पशुपालन यानी कि एनिमल हस्बेंड्री। समझे इस बात को, इस कॉन्सेप्ट को, ये कॉन्सेप्ट को आपको बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। हाँ, युगल ने बिल्कुल ठीक लिखा कि मैम हमें आप पे पूरा विश्वास है और जेआरएफ तो आप निकलवा ही दोगे। बिल्कुल युगल, आपके मुंह में घी शक्कर, बिल्कुल आप लोगों का जेआरएफ निकल ही जाएगा और सबसे बड़ी भूमिका मेरी रहेगी उसमें, ठीक है। यस, निर्मा ने सही वर्ड, निर्मा ने एक वर्ड लिख के दिया है कमेंट्स में, घुमक्कड़ जनजाति रहती थी। बिल्कुल, ये जो कबीलाई व्यवस्था थी ना, तो इसके लिए आप हिंदी में घुमक्कड़ वर्ड भी यूज कर सकते हो। अब समझना, यहाँ पे इनकी जो मेन एक्टिविटी है वो पशुपालन है। तो मैं अगर जा रही हूँ तो मैं अपने पशुओं को भी साथ में लेके जाऊंगी, ऐसा थोड़ी नहीं है कि मेरा पशु बोलेगा कि मैं नहीं चलूंगा, ठीक है। तो कुल मिला के स्टूडेंट्स आप कॉमन सेंस लगाओ कि जब तक आप पशुपालन कर रहे हो, जब तक आप एनिमल हस्बेंड्री कर रहे हो, तो आप एक जगह रुके रहोगे, आप एक जगह पूरे तरीके से स्थायी जीवन नहीं जियोगे, क्योंकि आप जहाँ जहाँ जाओगे आप बोलोगे मैं अपने पशुओं को भी साथ साथ लेके जा रहा हूँ। तो इस चीज़ को हमेशा दिमाग में रखना कि अर्ली वैदिक पीरियड वालों की जो प्रमुख एक्टिविटी रहती थी, जो प्रमुख गतिविधि रहती थी, ठीक है, या फिर जो मेन एक्टिविटी रहती थी वो थी पशुपालन, कैटल रियरिंग या एनिमल हस्बेंड्री।
लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर इन लोगों ने पशुपालन को पीछे छोड़ दिया और इन लोगों ने अपनी मेन एक्टिविटी बना दी एग्रीकल्चर को। अब स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर के कारण क्या होता है, एग्रीकल्चर से हमेशा पूर्णतः स्थायी जीवन की शुरुआत हो जाती है। पूरे तरीके से स्थायी जीवन की शुरुआत एग्रीकल्चर से हो जाती है। ऐसा क्यों मैम? तो ऐसा इसलिए क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट जो है वो सीधे तौर पे ये कहता है कि मेरी ये ज़मीन है और मुझे यहाँ पे खेती बाड़ी करनी है, मुझे यहाँ पर कृषि करनी है। अब मुझे पता है कि ये मेरी ज़मीन है, तो इसमें मैंने बीजों को बोया है, तो रोज़ मुझे इस पर पानी डालना पड़ेगा, मुझे बीजों की देखभाल करनी पड़ेगी। ज़्यादा बारिश गिरेगी तो मुझे संभालना पड़ेगा, कम बारिश गिरेगी तो मुझे संभालना पड़ेगा, मुझे खाद पानी इनको डालना पड़ेगा, मुझे इनकी सेवा करनी है। तो मैं क्या करूँगी, मैं यहीं पे अपनी झोपड़पट्टी बना लूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि भाई ये मेरी ज़मीन है, मुझे यहाँ पे रहना है। ठीक है, तो मैंने अपनी झोपड़पट्टी बना ली। फिर ये एक ज़मीन है, तो यहाँ पर भी कोई खेती कर रहा है, कोई कृषि कर रहा है, कोई एग्रीकल्चर कर रहा है, यहाँ पर भी झोपड़पट्टियाँ बनने लगी। ठीक है, तो अब क्या हुआ स्टूडेंट्स, अब क्या हुआ बेसिकली कि यहाँ पर जो आपकी ट्राइब्स थी, जो पहले लोग कबीलों के रूप में रह रहे थे, कृषि आने के कारण ये जो कबीले हैं इनका एकीकरण होने लगा। कबीलों का क्या होने लगा, एकीकरण होने लगा। ट्राइब्स का क्या होने लगा, असिमिलेशन होने लगा। असिमिलेशन ऑफ ट्राइब्स, असिमिलेशन ऑफ ट्राइब्स। ठीक है, अब कबीले एक होने लगे, ये सब एक समूह, एक कॉलोनी या एक ग्रुप बनने लगा। अब जब बड़ा ग्रुप बनेगा स्टूडेंट्स, बिल्कुल कॉमन, इसको स्टोरी के रूप में देखो कि जब बड़ा ग्रुप बनेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे कबीले आने लगेंगे और ऑब्वियसली पॉपुलेशन जो है, आपकी जनसंख्या जो है, पॉपुलेशन या आपकी जनसंख्या जो है वो भी क्या करने लगेगी, इंक्रीज होने लगेगी। सीधी सी बात है। ठीक है, वो भी क्या होने लगेगी स्टूडेंट्स, इंक्रीज होने लगेगी। जनसंख्या बढ़ी, अब जनसंख्या बढ़ेगी तो धीरे धीरे स्टूडेंट्स जो क्षेत्र है वो निर्धारित होता जाएगा, क्षेत्र निर्धारित होता जाएगा। क्षेत्र निर्धारित होगा तो प्रॉपर उस क्षेत्र पे जितनी भी जनसंख्या रह रही है उसका एक राजा खड़ा होगा। राजा खड़ा होगा, वो अपने मंत्री बनाएगा, वो अपना साम्राज्य बनाएगा, वो अपनी बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करेगा और राजा और प्रजा का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। धीरे 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 साम्राज्यों का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो ऐसे जो हमारी हिस्ट्री है वो आगे बढ़ी। ठीक है, अब देखो सिंधु घाटी सभ्यता, जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको मैं सिंधु घाटी सभ्यता अलग से करवाऊंगी। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो कॉन्सेप्ट है ना वो वैदिक से मर्ज नहीं है, बहुत ज़्यादा मर्ज नहीं है। ठीक है, लेकिन वैदिक एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से हम बहुत आसानी से हिस्ट्री को शुरू करके सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। फाइन, तो यहाँ पर आप देखो, एक लास्ट बार मैं और बता रही हूँ, बार बार, क्योंकि एक बार मैंने नोट्स बनवाना शुरू किए तो मैं बीच में रुकूंगी नहीं वहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, इसलिए मैं क्या करती हूँ, शुरू के ही 2 दिन पूरे सुनाओ कहानियाँ, जितने कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में होने चाहिए सब कर लो। तो कुल मिला के स्टूडेंट्स ये जो कंपैरिजन कर रहे हैं ना हम, हो सकता है इसमें 3 दिन भी लग जाए, बट इसके कारण इतने प्यारे तरीके से आपके वैदिक के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि जब आप आगे चल के असिस्टेंट प्रोफेसर बन के अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाओगे तो आपको खुद को भी अच्छा लगेगा। ठीक है, ठीक है, तो कुल मिला के हमने यहाँ पे क्या देखा कि अर्ली ऋग्वैदिक पीरियड के जो लोग थे वो एक कबीलाई जीवन जीते थे, कबीलों के रूप में जीते थे, घुमक्कड़ जीवन जीते थे, यानी वॉन्डरिंग लाइफ जीते थे और ट्राइबल लाइफ जीते थे। ठीक है, कबीलों के रूप में ही कबीलों के मुखिया जो रहते थे वो राजा कहलाते थे, लेकिन इनकी जो मेन एक्टिविटी रहती थी वो रहती थी पशुपालन या एनिमल हस्बेंड्री। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ कि इन लोगों ने पशुपालन को पीछे छोड़ के खेती को अपनी मेन इनकी जो आजीविका का साधन है, मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, इन्होंने एग्रीकल्चर को कर दिया। और एग्रीकल्चर हमेशा स्थायी जीवन को जन्म देता है। ठीक है, पूर्णतः स्थायी जीवन मतलब इंग्लिश में कंप्लीट सेटल्ड लाइफ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। उसका रीज़न हमने समझ लिया कि किस प्रकार से लोग रहने लगेंगे, कॉलोनियाँ बनेंगी, कबीलों का एकीकरण होगा, आपस में ट्राइब्स मिलेंगी, जनसंख्या बढ़ेगी। ठीक है, जनसंख्या बढ़ेगी स्टूडेंट्स, अब समझना, जनसंख्या जब बढ़ेगी तो एक निर्धारित क्षेत्र
निर्धारित क्षेत्र आ जाएगा, मतलब एक डिफाइंड टेरिटरी आ जाएगी, उसको चलाने वाला शासन आ जाएगा, सरकार आ जाएगी या गवर्नमेंट आ जाएगी, और वो सरकार जो है वो सरकार संप्रभु बन जाएगी, वो सरकार जो है वो संप्रभु बन जाएगी, मतलब सॉवरेनिटी। तो मैम ये क्या लिख दिया आपने, ये आप कौन से जोन में पहुंच गए? तो ये जोन में मैं इसलिए पहुंची स्टूडेंट्स क्योंकि एक होता है राष्ट्र का कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ राष्ट्र। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्र का कॉन्सेप्ट में कौन से 4 नेसेसरी एलिमेंट्स होते हैं, कौन से 4 नेसेसरी एलिमेंट्स होते हैं, कौन से 4 प्रमुख तत्व होते हैं। अगर वो 4 प्रमुख तत्व प्रेजेंट होंगे तभी हम उसे एक राष्ट्र कहेंगे। तो कौन कौन से 4 एलिमेंट्स होने चाहिए मैम ताकि हम इसको राष्ट्र कह सकें? तो पहला होना चाहिए स्टूडेंट्स, सबसे पहला पॉइंट जो आता है जब भी हम बात करते हैं एक राष्ट्र की, ठीक है, तो वो होता है स्टूडेंट्स एक निश्चित जनसंख्या होना, या उससे भी पहले एक डिफाइंड टेरिटरी होना। सीधी सी बात है, आज हमारा भारत राष्ट्र है तो हमारे देश की जो टेरिटरी है, जो सीमाएं हैं, जो क्षेत्र है वो निर्धारित है, डिफाइंड है, निर्धारित है। उसके अंदर जो जनसंख्या रह रही है वो निर्धारित है, हमें पता है हमारे सिटीजन्स, हमारे नागरिक कौन है। तो डिफाइंड पॉपुलेशन होना मतलब निर्धारित जनसंख्या होना, निर्धारित जनसंख्या होना। अब जनसंख्या होगी, जनसंख्या रह रही है तो ये कबीलों के रूप में आज हमारी जनसंख्या रह नहीं रही है। क्यों नहीं रह रही है? क्योंकि भाई हमारे पास प्रॉपर सरकार है, हमारे पास प्रॉपर शासन है। तो थर्ड एलिमेंट होता है कि भाई एक गवर्नमेंट होनी चाहिए, ठीक है, एक गवर्नमेंट होनी चाहिए, एक शासन होना चाहिए, एक शासन होना चाहिए। और स्टूडेंट्स एक और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो वो है कि जो गवर्नमेंट होगा, जो शासन होगा, जो सरकार होगी वो संप्रभु होनी चाहिए, संप्रभुता, जिसे हम कहते हैं सॉवरेनिटी। अब मैम सॉवरेनिटी क्या होता है? सॉवरेनिटी हम उसे कहते हैं जब कोई सरकार अपने आंतरिक और अपने बाह्य निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो। जब भी एक गवर्नमेंट अपने इंटरनल और अपने एक्सटर्नल डिसीजंस लेने के लिए फ्री होती है उसे हम कहते हैं संप्रभु सरकार, या उसे हम कहते हैं सॉवरेन गवर्नमेंट। तो फॉर एग्जांपल जब रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हो रही थी तो हमारा इंडिया क्योंकि एक संप्रभु राष्ट्र है तो हमें बाहरी या आंतरिक कोई भी प्रेशर, किसी भी प्रकार का कोई भी प्रेशर हमारी सरकार पे नहीं आया कि क्या हमें रशिया का साइड लेना है या क्या हमें यूक्रेन का साइड लेना है। हमने अपनी संप्रभु होने के नाते हमने डिसीजन लिया कि हम न्यूट्रल रहेंगे, ना तो हम रशिया की तरफ ज़्यादा झुकेंगे, ना तो हम यूक्रेन की तरफ से न्याय दे दो, न्याय दे दो। आपको लगा यूक्रेन की तरफ से कितने सारे राष्ट्रों ने कहा कि भाई रशिया गलत कर रहा है, लेकिन अपन लोगों ने नौटंकी नहीं की। अपन लोगों को पता था भैया रशिया अपना दोस्त है, मोदी को बहुत अच्छे से पता था कि अपन रशिया से पंगा नहीं ले सकते। रशिया और इंडिया बहुत अच्छे फ्रेंड्स रहे हैं, दोनों के बीच बहुत अच्छे इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स होते हैं, बहुत अच्छी डील्स होती है, और रशिया ने काफ़ी टाइम हमारी मदद भी की है। तो हमें पता था कि हम रशिया से पंगा नहीं लेंगे। तो कोई भी बाहरी प्रेशर आ रहा था उस समय तो भारत और भारत की सरकार उस प्रेशर पे नहीं झुकी, ना ही कभी इंटरनल प्रेशर कभी ऐसा हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी पे और उनकी कैबिनेट पे आया कि भाई आप यूक्रेन का ही साथ दो। और हमने ऐसा भी नहीं किया कि रशिया हमारा दोस्त है तो हम पूरे तरीके से रशिया के हित में बोलने लगे, नहीं। तो कुल मिला के हमने रशिया और यूक्रेन की लड़ाई में एक न्यूट्रल स्टैंस लिया था। तो एक तरीके से वो सबसे अच्छा है, मतलब अभी प्रॉपर अभी से अगर आप रिलेट करो तो हाँ, इसको आप एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हो कि किस प्रकार से हमने संप्रभु होने की भूमिका निभाई। आई बात समझ में? क्लियर है? तो स्टूडेंट्स कुल मिला के आपसे कोई पूछे कि राष्ट्र के 4 तत्व कौन कौन से होते हैं, तो ये राष्ट्र के 4 तत्व ये होते हैं, ठीक है। जब देखो स्टूडेंट्स ऑटोमेटिकली राष्ट्र कब आएगा, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर
यहाँ पर जब लोग स्थायी जीवन जीने लगे तो प्रॉपर इनका क्षेत्र बन गया, क्षेत्र में प्रॉपर जनसंख्या रहने लगी, उस जनसंख्या का राजा आ गया और वो राजा भी अपने आंतरिक और बाह्य डिसीजंस लेने के लिए पूरा फ्री था। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि लेटर वैदिक पीरियड में किसका कॉन्सेप्ट आ गया, प्रॉपर राष्ट्र का कॉन्सेप्ट आ गया। हालांकि बहुत सारी किताबें जो हैं वो अर्ली वैदिक पीरियड में भी ये शब्द यूज करती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अर्ली वैदिक पीरियड में आपको राष्ट्र वर्ड देखने के लिए ही नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा देखने के लिए, लेकिन राष्ट्र का जो प्रॉपर कॉन्सेप्ट होता है ना, है ना, वो जो प्रॉपर एक कॉन्सेप्ट होता है वो आपको किस में देखने के लिए मिलेगा, वो कॉन्सेप्ट जिसमें उसके चारों तत्व मौजूद हो, वो प्रॉपर कॉन्सेप्ट आपको लेटर वैदिक पीरियड में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो अब देखना स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम राष्ट्र तक पहुंच गए। अब राष्ट्र के बाद क्या होगा, जब राष्ट्र आ गया तो दैट मीन्स राजा भी आ गया, उसकी प्रजा भी आ गई। अब ये क्या करेगा स्टूडेंट्स, ये राजा चाहेगा कि मेरी जो शक्तियां हैं, मेरे जो पावर्स हैं, मेरी शक्तियों में इजाफा हो, मेरी जो पावर्स हैं वो और बढ़े। पावर्स बढ़ाने के लिए वो क्या सोचेगा कि मेरा जो निर्धारित राष्ट्र है वो कोशिश करेगा कि यार ये वाला पोर्शन भी मेरे राष्ट्र में आ जाए, ये वाला पोर्शन भी मेरे राष्ट्र में आ जाए। मतलब वो चाहेगा कि उसकी सीमाओं का विस्तार हो। ठीक है, वो चाहेगा स्टूडेंट्स, राजा चाहेगा कि मेरी सीमाओं का विस्तार हो, दैट मीन्स मेरे जो एरियाज हैं वो एक्सपैंड होने लगे, या मेरी जो टेरिटरीज हैं वो एक्सपैंड होने लगे। और स्टूडेंट्स, जब टेरिटरीज एक्सपैंड होगी तो इसी कॉन्सेप्ट को तो हम कहते हैं इंपीरियलिज्म, साम्राज्यवाद। ठीक है, तो साम्राज्य जो है वो अभी नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि चीज़ें कैसे आगे बढ़ी। ठीक है, चीज़ें कैसे आगे बढ़ी। हाँ आशीष, हड़प्पन सिविलाइजेशन 1.0 वाले में कंप्लीट हो गया था ना। अब मैंने उसकी 11-12 क्लासेस ली है, तो आप क्या चाह रहे हो तो मतलब आप लोग क्या चाहते हो कि मैं 1 महीना एक ही चैप्टर पढ़ाऊँ? हाँ, उद्भव एक दिन मैंने आपको उद्भव बता दिया था, कुछ हल्का फुल्का है तो उसको कवर कर लेना। स्टूडेंट्स देखो, जब आप लोग क्लास लेते हो ना तो ग्रंथ नहीं पढ़ाया जाता। कोई टीचर अगर ग्रंथ पढ़ाने बैठेगा तो मुझे आप एक बात बताओ, हम दिसंबर तक कोर्स कैसे करेंगे? अगर आप लोग बोलोगे कि मैम आप 20-25 दिन भी हमें सिंधु घाटी सभ्यता ही पढ़ाओ और ये वैदिक सभ्यता जो आपने चैप्टर शुरू किया है, तो इस हिसाब से तो ये चैप्टर तो मेरा कभी ख़त्म ही नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास इतनी चीज़ें हैं इसमें बताने के लिए कि आपका कभी 1 महीने में भी वैदिक ख़त्म नहीं होगा। बट यहाँ पर हम जितना ज़्यादा पढ़ा पा रहे हैं हम पढ़ाएंगे, बट आसपास की चीज़ें तो आपको थोड़ी बहुत तो अपने लेवल पे करनी पड़ेगी ना। ये तो ऑब्वियस सी बात है ना। आप दिल्ली में यूपीएससी की कोचिंग 1.5 लाख रुपए देके आप अवध ओझा सर के पास भी अगर आप यूपीएससी की कोचिंग पढ़ने जाओगे तो आपको क्या लगता है वो सिंधु घाटी सभ्यता आपको 1 महीना पढ़ाएंगे क्या? ऐसा नहीं होता है। ठीक है, और मैं ये गारंटी से लिख के दे रही हूँ कि जितना डिटेल में हम यूजीसी नेट जेआरएफ का बैच दे रहे हैं, आप ढूंढ के बताना अगर आपको उतना डिटेल में कोई पढ़ा दे। और ऐसे हर एक शब्द हिंदी में और हर एक शब्द इंग्लिश में, लाइंस हिंदी में भी लाइंस इंग्लिश में भी बताना मुझे। आप लोग मुझे पर्सनली लिंक करना और बताना कि मैम ये सो एंड सो टीचर है जो इस तरीके से पढ़ाता है। ठीक है, फाइन। तो कुल मिला के थोड़ा बहुत जो बच रहा है ना तो उसको देख लेना। और उद्भव मैंने हल्का फुल्का आपको जो उसके मत थे अलग अलग वर्षों से रिलेटेड वो मैंने आपको बता दिए थे, और उससे ज़्यादा हम टाइम नहीं दे सकते। अगर आप लोग अगला जून वाला अटेम्प्ट दोगे तो मैं फिर और पढ़ा दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर अभी अपन का टारगेट है दिसंबर। आई बात समझ में? तो अब देखो स्टूडेंट्स, इंपीरियलिज्म का कॉन्सेप्ट अभी नहीं आएगा, लेकिन मैंने बस आपको जोड़ा है। ठीक है, बस जोड़ा है, और यहाँ पे मैं इसको रब कर दे रही हूँ सो दैट आपके नोट्स में फिलहाल अभी ये वर्ड नहीं आए, क्योंकि अभी इसमें मुझे बहुत सारी चीज़ें बतानी है। अब देखो,
अब समझना है यहाँ पर कहाँ तक हम पहुंचे थे। ये फर्स्ट वाले पॉइंट पे प्रकृति पे बात कर रहे थे और प्रकृति पे हमने ये सारी चीजें लगे हाथ समझ ली, ठीक है, लगे हाथ समझ ली। अब वापस हम उसी टेबल में आएंगे जो टेबल हम बना रहे थे। तो टेबल में कुल मिला के हमें इतना समझ में आया स्टूडेंट सेकेंड पॉइंट में कि अगर हम राष्ट्र की अवधारणा की बात करें, इसको मैं एक ही कलर यूज करती हूँ, तो अगर हम राष्ट्र की अवधारणा की बात करें, राष्ट्र के कॉन्सेप्ट की बात करें, तो प्रॉपर तरीके से 4 एलिमेंट्स वाला राष्ट्र की अवधारणा, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लेटर वैदिक पीरियड वाले कॉलम में आके लिख रही हूँ कि प्रॉपर जो राष्ट्र का कॉन्सेप्ट होता है जिसमें उसके 4 एलिमेंट्स, उसके 4 तत्व मौजूद होते हैं, वो हमें लेटर वैदिक पीरियड में देखने के लिए मिलेगा। हालांकि मैंने आपको ये चीज़ बता दी कि ऋग्वेद वगैरह में भी हमें राष्ट्र का मेंशन मिला है, तो उसको हम खाली छोड़ रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। अब आप आगे समझना और चीज़ें। अब देखो, अब हम कहाँ पे पहुँचे, यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स पे बात की, प्रकृति पे बात की और फिर हमने राष्ट्र पे बात की। अब तीसरी चीज़ आपको ये समझ में आनी चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है, तीसरी चीज़ आपको ये समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पर जो कबीले थे ना, या जो ट्राइब्स थी, उनको जन कहा जाता था। जन क्या कहा जाता था स्टूडेंट्स? उनको जन कहा जाता था। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हम पंच जन की लिस्ट बनवाऊंगी मैं आपको कि कौन कौन से जन थे जिनको पंच जन यानी कि 5 जन कहते थे। और अब आप यहाँ पर आओ, अगर आप लेटर वैदिक पीरियड में आओगे, ठीक है, ये आपका पहला कॉलम हमेशा अर्ली वैदिक पीरियड का रहेगा, दूसरा कॉलम हमेशा लेटर वैदिक का रहेगा। यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर आपको जनपद देखने के लिए मिलेंगे। क्या देखने के लिए मिलेंगे? जनपद। तो जन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? छोटे क्षेत्र या छोटे राज्य, स्मॉल स्टेट्स। जनपद में क्या होगा? बड़े स्टेट्स बन जाएंगे, बिग स्टेट्स या बिग टेरिटरीज या बड़े क्षेत्र, ठीक है। और स्टूडेंट्स जनपद से जब हम एक लेवल और आगे चले जाएंगे 600 ईसा पूर्व के आसपास, तो हमें महाजनपद का कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिलेगा। तो महाजनपद कहाँ से पैदा हुए? खुद से पैदा हुए क्या? नहीं, उनकी शुरुआत तो जन से हो रही थी। तो अर्ली वैदिक पीरियड में जन होंगे, लेटर वैदिक पीरियड में ये जो राष्ट्र हैं वो बड़े बड़े हो जाएंगे। क्यों बड़े होंगे? मैंने आपको पूरी प्रोसेस समझाई कि भाई राजाओं के मन में या कबीलों के सरदार के मन में ये उनका मन होने लगेगा कि हमारा जो क्षेत्र है वो बढ़ने लगे, वो चाहेंगे कि हमारे पास और हथियार हो, हम और ज़्यादा युद्ध करें। तो इस तरीके से जो चीज़ें हैं वो आपको मतलब आगे जाती हुई दिखेगी, ठीक है। अब उसके बाद आगे देखो स्टूडेंट्स, यहाँ जन रहेंगे, यहाँ जनपद आ जाएंगे। फिर थोड़ा सा और आगे अगर हम बढ़े तो और आगे अगर हम और प्रकृति की बात करें तो यहाँ पे हमने 3rd पॉइंट तक बात की थी, यहाँ पे 4th पॉइंट पे बात करते हैं कि और आगे प्रकृति की बात करें तो स्टूडेंट्स प्रकृति फिलहाल अभी आपको राजतंत्रात्मक ही देखने के लिए मिलेगी। राजतंत्रात्मक, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है मोनार्किकल, ठीक है। तो यहाँ पे मोनार्किकल और यहाँ पे भी मोनार्किकल, यहाँ पे भी राजतंत्रात्मक। तो राजतंत्र का मतलब होता है कि जब एक ही राजा के हाथ में सारी शक्तियाँ सीमित होती है। तो यहाँ पर भी जो राजनीतिक प्रकृति थी वो मोनार्किकल थी, यहाँ पर भी राजतंत्रात्मक रहेगी। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे जो मोनार्की है ना वो अपने बड़े रूप में स्थापित होने लगेगी। कैसे बड़े रूप में स्थापित हुई मैम? एग्जाम्पल्स दीजिए। तो एग्जाम्पल्स ये है कि फॉर एग्जाम्पल डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी। डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप, राजत्व का दैवीय सिद्धांत। तो डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप कैसे, क्या होता है मैम इसका मतलब? देखो, राजत्व का मतलब ये होता है कि सिंपल जो आप राजपाट चला रहे हो, आपके राजपाट चलाने का तरीका क्या है, आपके राजपाट चलाने की प्रकृति क्या है। तो सिंपली आप राजपाट चला रहे हो और जिस आधार पे चला रहे हो, जिस हिसाब से चला रहे हो, उसको राजत्व कहा जाता है, उसको किंगशिप कहा जाता है, ठीक है। जैसे मैं टीचर हूँ तो टीचरशिप आप लोग समझ सकते हो, वैसे ही एक किंग है, एक राजा है, तो किंगशिप आप समझ सकते हो।
अब यहाँ पर जो राजा है वो अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि मानेगा, अपने आप को गॉड का रिप्रेजेंटेटिव मानेगा, ठीक है। तो राजा के दैवीय सिद्धांत की उत्पत्ति जो है वो आपको लेटर वैदिक पीरियड में देखने के लिए मिलेगी। अर्ली वैदिक पीरियड में एज सच कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो यहाँ पे बेचारे कबीलों के रूप में जन हुआ करते थे, जन के राजा होते थे, ठीक है, छोटी मोटी हल्की फुल्की काम चलाऊ सी आर्मी रहती थी। लेकिन यहाँ पर सब कुछ बड़े लेवल पे स्थापित होने लगेगा। यहाँ पर राजा बोलेगा कि मैं तो ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ, मुझे तो ईश्वर ने शक्तियाँ दी है, मैं तो ईश्वर की शैडो हूँ, मैं तो शैडो ऑफ गॉड हूँ, ठीक है। तो राजा बोलेगा कि आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गॉड, आई एम द शैडो ऑफ द गॉड। तो आप लोगों को मुझे एक देव के ही रूप में कंसिडर करना है, तो आप लोगों के लिए जैसा आपका ईश्वर है तो आप लोगों के लिए आपका राजा भी वैसे ही है। अब यहाँ पे राजा को अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करना है, तो स्टूडेंट शक्तियों का प्रदर्शन करना है तो दुनिया भर के यज्ञ करेगा, दुनिया भर के यज्ञ करेगा। और कल जो री एग्जामिनेशन का पेपर हुआ है उसमें यज्ञों से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस पूछे थे और मैंने अपने क्रैश कोर्स के बैच में पूरे यज्ञ पढ़ा दिए थे बहुत अच्छे से, और 16 संस्कार पढ़ाए थे पूरे, बाकायदा 16 संस्कार से भी क्वेश्चन आया, यज्ञ से भी क्वेश्चन आया, ठीक है, टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन आया। तो यज्ञ की अलग से लिस्ट दूंगी मैं आपको, लेकिन अभी आपको इतना पता होना चाहिए कि जब हम बात कर रहे हैं किसकी, जब हम बात कर रहे हैं लेटर वैदिक पीरियड की, तो लेटर वैदिक पीरियड में यज्ञों का कंसेप्ट आ गया। यज्ञ को इंग्लिश में लिखा जाता है स्टूडेंट्स यजनाज, क्योंकि जो ज्ञ होता है ना, जो ज्ञ होता है ना, इंग्लिश मीडियम वाले समझ जाएंगे, उसको JN लिखा जाता है। छोटी छोटी सस्ती किताबों में आपको यज्ञ की ये स्पेलिंग देखने के लिए मिलेगी, लेकिन अच्छे लेवल की किताबें पढ़ोगे तो यजनाज उसकी प्रॉपर इंग्लिश में स्पेलिंग होती है, ठीक है। तो जब आप बात करोगे किसकी, यज्ञों की, तो यज्ञ का कॉन्सेप्ट अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, ऐसे ऐसे यज्ञों के कॉन्सेप्ट आ गए। यहाँ पे राजाओं ने अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए, अपने पावर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग प्रकार के यज्ञ क्या करते थे, राजा लोग किया करते थे। फाइन। अब इसके अलावा स्टूडेंट्स देखो, बहुत अच्छे से एक चीज समझना कि यहाँ पर राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, लेकिन डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स भी प्रेजेंट थे। डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स मतलब आपके लोकतांत्रिक गुण हैं या लोकतांत्रिक तत्व हैं वो मौजूद थे, ठीक है। और इनफैक्ट स्टूडेंट्स, इनफैक्ट ऐसा कहा जाता है कि कई बार तो राजतंत्र चुना भी जाता था, मतलब कई बार जो राजा था वो तो चुना भी जाता था। तो ऋग्वेदिक पीरियड काफ़ी अच्छा था। कहा जाता है कि एक समय तो ऐसा भी था जहाँ पे जो मोनार्की थी वो हेरिडिटरी, यानी कि हेरिडिटरी हम क्या बोल सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं राजा हूँ तो मेरा ही बेटा राजा बनेगा, फिर उसका ही बेटा राजा बनेगा, ठीक है। तो हेरिडिटरी मोनार्की यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ जाएगी, लेकिन यहाँ पर हमें इलेक्टेड मोनार्की यानी चुना हुआ राजतंत्र, इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो कैसे एग्जाम्पल्स देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 सभाएं हुआ करती थी। 2 सभाओं का नाम आप लोगों ने सुना होगा, एक होती थी सभा और एक होती थी समिति। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी अगर यहाँ पे ही बात करने बैठेंगे तो ये रह जाएगा आपका, ठीक है। तो इसको हम डिटेल में समझेंगे। तो कुल मिला के ये वाले डिफरेंसेस इतने आपको इसकी पॉलिटी में बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोकतांत्रिक तत्व जो वो मौजूद रहेंगे। लोकतांत्रिक तत्व मतलब इंग्लिश में आप कह सकते हो डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स। डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। अच्छा, क्या मैम यहाँ पे डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स नहीं थे? तो डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स स्टूडेंट्स यहाँ पे थे, लेकिन यहाँ पर जो डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स होंगे
उनकी शक्तियां घट जाएगी। जैसे यहाँ पर सभा और समिति पावरफुल हुआ करती थी, उनका दम चलता था राजा के ऊपर, यहाँ पर डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स रहेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं थे, रहेंगे, लेकिन ये कमज़ोर हो जाएंगे स्टूडेंट्स। ये जो लोकतांत्रिक तत्व हैं वो थोड़े से कमज़ोर हो जाएंगे। यहाँ पे राजा अपनी जो दादागिरी है ना वो ज़्यादा दिखाना यहाँ पे शुरू कर देगा। आई बात समझ में? अब और आगे चलते हैं, और आगे अगर हम देखें कि मैम और कौन कौन से डिफरेंसेस हैं, तो स्टूडेंट्स अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड में जो युद्ध हुआ करते थे, तो यहाँ पर हम 4th पॉइंट तक पहुँचे थे। यहाँ 5th पॉइंट में हम लिखते हैं कि यहाँ पर जो युद्ध हुआ करते थे, युद्ध इंग्लिश में वॉर्स एंड बैटल्स। तो स्टूडेंट्स अब कॉमन सेंस लगाना, कॉमन सेंस ऐसे लगाना है आपको कि क्योंकि जो इनकी प्रमुख गतिविधि हुआ करती थी वो पशुपालन होता था, और पशुपालन में इनकी जो प्रमुख सबसे मेन जो पशु रहता था वो रहता था काउज यानी कि गाय। तो यहाँ पर जो वॉर्स एंड बैटल्स होते थे वो काउस के लिए, गाय के लिए होते थे, लेकिन यहाँ पर इनकी जो प्रमुख एक्टिविटी है, इनकी जो मेन गतिविधि है वो यहाँ पर कृषि हो गई। तो क्योंकि यहाँ पर कृषि हो गई तो इनके जो युद्ध होंगे वो सीधे होंगे लैंड के लिए, सीधे होंगे भूमि के लिए। तो ये बात तो सेल्फ अंडरस्टूड है भाई, जो मेन चीज होती है उसी के लिए युद्ध होता है ना, सिंपल सी बात है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी उसी के लिए युद्ध होगा। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीजें काऊ या गाय हुआ करते थे, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थी वो भूमि बन गई। तो जो भी लड़ाइयाँ होंगी वो यहाँ पर गायों के पीछे होती थी और वहाँ पे भूमि के लिए होने लगेगी। ठीक है, अब स्टूडेंट्स अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें 6th पॉइंट पे ब्यूरोक्रेसी की। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है स्टूडेंट्स आपका सीधे सीधे जो भी आपका प्रशासनिक तंत्र है, ठीक है, या जो आपकी नौकरशाही है कि भाई आपका प्रशासन कौन चला रहा है। तो यहाँ पर जो प्रशासनिक तंत्र था वो बहुत लिमिटेड था। मुश्किल से हमें 3 ऑफिसर्स के नाम देखने के लिए मिलते हैं, जैसे ग्रामीणी, पुरोहित और सेनानी। ग्रामीणी एक गांव का हेड हुआ करता था, पुरोहित धार्मिक मामलों का प्रमुख हुआ करता था, पुरोहित वॉज द चीफ ऑफ द रिलीजियस मैटर्स, और एक होता था सेनानी जो कि मिलिट्री अफेयर्स या सैन्य अफेयर्स या सैन्य गतिविधियों को देखा करता था। ठीक है, आई बात समझ में? तो कुल मिला के, हाँ आशीष ने लिखा है, पूछा है, हाँ आशीष कोई इशू नहीं है, आप बिल्कुल अपने मन से सारी चीज़ें पूछ सकते हो। बस मेरा ये कहने का मतलब है कि जो चैप्टर मेरे साइड से हो गया तो मतलब वो हो गया। अब जो भी अगर आपको लग रहा है कि मैम ये एक दो चीज़ें बची है, आप उसको पढ़ो और नहीं समझ में आता है आप बिल्कुल मेरे से खुल के पूछो कि मैम ये चीज़ आप हमको एक्स्ट्रा क्लास लेके समझा दो, है ना, बहुत सिंपल है। बाकी वो चैप्टर अब मैंने वाइंड अप कर दिया है, और जो हमारे 2.0 वाले स्टूडेंट्स हैं उनको मैं अलग से इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ाऊंगी। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे सिर्फ 3 अधिकारी हमें देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी हो जाएगी वो वास्ट हो जाएगी, मतलब प्रशासनिक तंत्र जो है या जो आपका प्रशासनिक ढांचा है उसकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अच्छा, एक और चीज़ हमारे नोट्स में गिर जाएगी और बढ़ जाएगी, उसके लिए हमेशा मैं एरो ही यूज़ करती हूँ, कभी मैं लिखती नहीं हूँ कि कोई चीज़ बढ़ी या कोई चीज़ घटी। एरोज़ में ही आपको नोट्स देखने के लिए मिले, एरो में ही आपको मेरे नोट्स पढ़ने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारियों की संख्या थी, जो नंबर्स था ब्यूरोक्रेसी का, ऑफिसर्स का, वो बहुत बढ़ गया। कहा जाता है कि 16 अधिकारियों की लिस्ट हमें देखने के लिए मिलती है, और एक रत्नी नामक अधिकारी भी पढ़ेंगे तो वो अलग है, वो लिस्ट मैं आपको दूंगी। लेकिन ओवरऑल आपको पता होना चाहिए कि अर्ली वैदिक पीरियड में जब हम बात करते हैं तो ब्यूरोक्रेसी लिमिटेड थी और वहाँ पे जाके बढ़ जाएगी। ठीक है, अब स्टूडेंट्स और डिफरेंसेस हैं क्या राजनीतिक में? तो हाँ, एक डिफरेंस हम मेनली राजनीतिक में और देख सकते हैं। क्या? उसमें ये देख सकते हैं, अब यहाँ पे अपन ने 6th पॉइंट पे बात की है और आते हैं 7th पॉइंट पे। ठीक है, तो 7th पॉइंट पे स्टूडेंट्स आप एक याद रखना, टैक्सेशन।
टैक्सेशन मतलब कि कराधान। तो कराधान, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो कराधान था वो वॉलेंट्री हुआ करता था, स्वेच्छा से। आपकी जो इच्छा हो आप उतना चंदा दे दो, ठीक है। तो अभी गणेश जी आ रहे हैं और अपन लोगों के अभी गेट्स खटखटाना शुरू हो जाएंगे और आपके जितने मोहल्ले वाले होंगे वो बढ़िया चंदा मांगने आएंगे। तो दो तरीके से लोग चंदा मांगने आते हैं। एक तो कहते हैं कि मैम आपकी जितनी श्रद्धा हो, आंटी या अंकल आपकी जितनी श्रद्धा हो आप उतना दे दीजिए। तो अपन लोग उनको पकड़ाते हैं 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, 250 रुपये। और एक आते हैं कंपलसरी कि हमने आपका घर देखा है, हमने आपकी दुकान देखी है, हमने आपकी जॉब देखी है, हम आपसे 1100 से नीचे चंदा एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो एक आते हैं कंपलसरी वाले कि आपको 1100 रुपये चंदा देना ही देना है। तो स्टूडेंट समझ जाना, वो 100, 200, 250 वाला जो केस था वो अर्ली वैदिक पीरियड में था और लेटर वैदिक पीरियड में ये है कि आपको टैक्स देना ही देना है। तो यहाँ पे जो टैक्सेशन था वो वॉलेंट्री था और यहाँ पे जो टैक्सेशन है वो कंपलसरी हो जाएगा या मैंडेटरी हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना? आई बात समझ में? ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो स्वैच्छिक और यहाँ पे आप लिख सकते हो अनिवार्य। तो इसके एग्जाम्पल्स भी हम देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, वैसे तो हम टैक्सेस को अलग से मैं लर्न करवाऊंगी, लेकिन उदाहरण के रूप में आप एक टैक्स देख सकते हो, टैक्स याद कर सकते हो जिसका नाम था बलि। तो फॉर एग्जाम्पल बलि नामक जो टैक्स था वो यहाँ पे स्वेच्छा से दिया जाता था, मतलब जितना आपको देना हो आप उतना दे दो। बलि वॉज अ वॉलेंट्री टैक्स, या जो बलि होता था वो एक स्वैच्छिक कर होता था। लेकिन यहाँ पर यही जो बलि है वो कंपलसरी टैक्स कर दिया गया और बलि को कलेक्ट करने के लिए बल्कि एक ऑफिसर भी अपॉइंट कर दिया गया जिसे कहा जाता था बलि साधक। तो बलि साधक वो ऑफिसर होता था जो कि आपके बलि नामक टैक्स को कंपलसरी रूप से लोगों से कलेक्ट किया करता था। आ गई बात समझ में इतनी? यस, हाँ जी युगल, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा है आपने। चलिए, सो जितने भी स्टूडेंट्स लाइव हैं, मनीषा, निर्मा, आशीष, जीतराम और दीक्षा, युगल, इस इतने में कोई डाउट है तो बताइए, और डाउट नहीं है तो थम्स अप करिए सो दैट हम आगे बढ़ सकें। यस, जल्दी बताइए, इतने में कोई डाउट है? बढ़े आगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप पॉलिटिकल लाइफ में जो डिफरेंसेस हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं सीधे सोशल लाइफ में। तो सोशल लाइफ में डिफरेंसेस हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि सोशल लाइफ को हमको अलग से ऑलरेडी उसमें 2-3 क्लासेस जानी है, बट क्योंकि हम यहाँ पे चीज़ों का कंपैरिजन कर रहे हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो सामाजिक जीवन में अंतर, ठीक है, सामाजिक जीवन में अंतर किस किस के बीच?
फिर से वही पहला कॉलम हमेशा रहेगा अर्ली वैदिक पीरियड का, ऋग वैदिक काल का, और दूसरा कॉलम हमेशा रहेगा लेटर वैदिक काल का या लेटर वैदिक पीरियड का। ठीक है, तो अर्ली वैदिक पीरियड में अगेन जो समाज की भी प्रकृति होगी, तो समाज की प्रकृति या समाज का नेचर, समाज की प्रकृति या समाज का नेचर यहाँ पर भी कैसा होगा, कबीलाई होगा, यहाँ पर भी कैसा होगा, ट्राइबल होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो कबीलाई व्यवस्था है, जो कबीलाई प्रकृति है, वो गायब हो जाएगी, वो हमें देखने के लिए नहीं मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर जीवन उतना पूर्णतः स्थायी नहीं था, लेकिन जब हम आगे जाएंगे तो जो जीवन है वो बहुत हद तक स्थायी हो जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। फाइन, ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो यहाँ पर प्रकृति में ही हम एक और पॉइंट बना सकते हैं। कौन सा, यहाँ पर जो सोसाइटी थी वो पूरे तरीके से पेस्टोरल थी। पेस्टोरल का मतलब ये इनका जो समाज था वो पशुपालक हुआ करता था, पशुपालक प्रकृति का समाज हुआ करता था। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स जो सोसाइटी होगी वो कृषि पे आधारित हो जाएगी, तो यहाँ पर कृषि आधारित समाज आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर जो पेस्टोरल सोसाइटी थी वो यहाँ पे एग्रीकल्चरल सोसाइटी बन जाएगी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब हम बात करते हैं इस कार्यकाल की, तो इस कार्यकाल में पशुपालन, कैटल रियरिंग, एनिमल हस्बेंड्री ही मेन हुआ करता था। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम बात करते हैं लेटर वैदिक पीरियड की, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जो सोसाइटी है वो कैसी हो जाएगी स्टूडेंट्स, वो आपकी एग्रीकल्चरल हो जाएगी। ठीक है, कैसी हो जाएगी, आपकी एग्रीकल्चरल सोसाइटी हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, अगर हम और प्रकृति एक ऐसा पॉइंट है जिसमें हम n नंबर ऑफ पॉइंट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये पॉइंट देखा, दूसरा ये देखा, तीसरा है इगैलिटेरियन सोसाइटी। अब मैम इगैलिटेरियन का मतलब क्या होता है, इगैलिटेरियन का सिंपल सा मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि समाज में, समाज के अलग अलग वर्गों में या समाज के उच्चतम और निम्नतम वर्ग में कितनी समानताएं हैं, कितनी इक्वालिटी है। ठीक है, तो ये जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं वो इस टर्म को याद रखेंगे, इगैलिटेरियन सोसाइटी, यानी हिंदी में आप इसको कह सकते हो समतामूलक समाज, समतामूलक समाज। ठीक है, तो यहाँ पर सोसाइटी जो थी वो बहुत हद तक हमको इगैलिटेरियन देखने के लिए मिलती है। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर जो समतामूलक समाज था, वो इस समतामूलक समाज की जो प्रकृति थी वो पूरे तरीके से गायब हो जाएगी। यहाँ पर बिल्कुल भी समतामूलक समाज आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। क्यों नहीं देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर लेटर वैदिक पीरियड में बहुत शार्प डिफरेंसेस आ जाएंगे, शार्प डिफरेंसेस आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा एकदम रिजिड जिसे हम कह सकते हैं, या एकदम हम जिसे कह सकते हैं कठोर अंतर आने लगेगा समाज के विभिन्न विभिन्न वर्गों में। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना कि समाज के विभिन्न विभिन्न वर्गों में क्या होने लगेगा, कठोर अंतर आ जाएगा। ठीक है, अब कैसे आएगा मैम कठोर अंतर, हाँ आशीष ने लिखा है कि मैम महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। यस, बिल्कुल बिल्कुल हम कह सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई, उसको अभी हम देखेंगे, या हम वैसे जैसे आपने बताया ही है तो हम लिख देते हैं कि यहाँ पर ये कौन सा पॉइंट, ये 1 पॉइंट बनाए ना अपन ने, ये 2 पॉइंट बनाते। तो महिलाओं की स्थिति की बात हो रही है, तो यहाँ पर स्थिति काफी संतोषजनक थी। ठीक है, काफी सैटिस्फैक्टरी थी, बहुत बढ़िया स्थान हुआ करता था महिलाओं का। कैसे होता था आपको रीजन पता है, जो फॉर एग्जाम्पल जो यज्ञ होते हैं ना, तो यज्ञ में पुरुष और महिला दोनों का समान स्थान होता था। उसके अलावा स्टूडेंट्स
जो आपके घर के छोटे मोटे यज्ञ होते हैं ना, उसमें महिलाएं ही उन यज्ञों को करवा लेती थी या पार्टिसिपेट कराती थी। यहाँ पर क्या होने लगा, यहाँ पर ब्राह्मणों का या पुजारियों का स्थान इतना ज़्यादा बढ़ गया कि अगर छोटे मोटे यज्ञ भी करने हैं तो उसके लिए पुजारी बुलाया जाता था। अब आप कॉमन सेंस लगाओ ना, आज अगर आपके घर में जो काम आपकी मदर किया करती है, या जो आपने देखा होगा आपके घरों में कि अभी जैसे गणेश जी आने वाले हैं, फिर नवरात्रि आएगी, या कोई भी फेस्टिवल है, क्रिसमस है या ईद है, कोई भी फेस्टिवल है, तो उसमें अगर महिलाओं का स्थान ना हो घर में, कि भाई घर में कोई पूजा पाठ होनी है, कोई रीति रिवाज होना है, उसमें अगर महिलाओं का स्थान ना हो, तो सीधी सी बात है कहीं ना कहीं उनका जो घर में जो एक स्टेटस है, या उनके घर में जो उनकी एक रिस्पेक्ट होती है, वो गिरने लगेगी। तो ये चीज़ें हुई थी। तो यहाँ पे संतोषजनक थी, जबकि यहाँ पे इनकी स्थिति में प्रॉपर गिरावट आई। ठीक है, प्रॉपर डाउनफॉल आया, डाउनफॉल इन द स्टेटस ऑफ विमेन, डाउनफॉल इन द स्टेटस ऑफ विमेन कंपैरेटिवली इसलिए क्योंकि आप अगर महिलाओं के स्टेटस को वैदिक के बाद के टाइम पीरियड से कंपेयर करोगे तो आप बोलोगे कि भाई इससे अच्छी तो चीज़ें लेटर वैदिक पीरियड में ही थी। तो कंपैरेटिवली वर्ड यानी तुलनात्मक रूप से वर्ड मैंने इसलिए यहाँ पे यूज़ किया है ताकि आपको ये समझ में आए कि हम अर्ली वैदिक से अगर हम कंपेयर करें महिलाओं की स्थिति में तो उसमें गिरावट आई। ठीक है, अब ये पॉइंट हालांकि बाद में आना था, बट ठीक है आप लोगों ने कमेंट्स में बोला तो हमने लिख दिया। लेकिन अब जो मेन पॉइंट है उसे समझिए, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में क्या हुआ था, मेन कॉन्सेप्ट जो है वो समझ लो आज, और उसके बाद हम उसको प्रॉपर जब फैक्ट्स लिखेंगे तो सारी चीज़ों को अलग से भी लिख देंगे। ठीक है, अब देखो मेन चीज़ स्टूडेंट्स आप ये समझो कि क्या हुआ था कि जब आर्य बाहर से आए थे तो इन लोगों ने क्या बोला कि एक आर्य है, मतलब इन लोगों ने बोला हम लोग आर्य हैं, और जो भी दूसरे लोग हैं उनको हम नॉन आर्यंस कहते हैं, जो कि हमारे साथ नहीं आए, जो कि हमारे जैसे गोरे नहीं है। अब समझना, आप लोग सभी लोगों ने स्टूडेंट्स वर्ण व्यवस्था के बारे में सुना होगा, वर्ण व्यवस्था, है ना। अब जब भी आप लोगों ने वर्ण व्यवस्था के बारे में सुना होगा या वर्णा सिस्टम के बारे में सुना होगा तो आप लोगों के मन में तुरंत एक फैक्ट आता होगा कि मैम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, यही आता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। अब कॉमन सेंस लगाना कि वर्ण का मतलब होता है रंग यानी कि कलर, वर्ण का मतलब क्या होता है, कलर। तो आर्यंस जब बाहर से आए थे ना स्टूडेंट्स, तो ये लोग गोरे थे। सबसे मेन बात ये है कि ये लोग क्या थे, गोरे थे, इनका जो कलर था वो थोड़ा सा फेयर था। और अपन लोग कैसे थे, अपन लोग काले थे। अब काले ऐसे काले नहीं थे, लेकिन अपन लोग इनके, अब अपन लोग खड़े हो जाएं और अब कोई रशियन खड़ा हो जाए तो अपन लोग तो प्रॉपर उनके सामने काले ही दिखेंगे। ठीक है, भले अपन अपने आप को गोरा माने। तो वही चीज़ हुई कि जब आर्य हमारे भारत में आके बसे, वैसे आर्यों की उत्पत्ति को लेके बहुत कंट्रोवर्सी है, वो कंट्रोवर्सी मैं आपको नेक्स्ट डे पे करवा दूंगी। ठीक है, तो आर्य लोग जब भारत में आके बसे तो इन लोगों का कलर गोरा था, और जो नॉन आर्यन थे यानी जो अनार्य थे, जो दूसरे आर्य को छोड़ के जो दूसरी जातियां थी, वो लोग थोड़े से काले थे। तो इन लोगों ने क्या किया, आर्य वालों ने क्या किया, आर्य वालों ने अपने आप को 3 कैटेगरीज में बांट दिया। 3 कैटेगरीज में कैसे बांटा, इन लोगों ने, आर्य वालों ने बोला कि अपन लोग में से जो पूजा पाठ का काम करते हैं वो कहलाएंगे ब्राह्मण, जो युद्ध लड़ने का काम करते हैं और जो रूल करने का, शासन करने का काम करते हैं वो लोग कहलाएंगे क्षत्रिय, और जो बिजनेस वगैरह करते हैं या जो व्यापारी वर्ग है या जो आपके कुम्हार हैं या जो आर्टिसंस हैं या जो आपके क्राफ्ट्समैन हैं या जो आपके मटके वगैरह बनाते हैं, वो लोग सब किस में आ जाएंगे, वैश्य में। ठीक है, और इन लोगों ने बोला कि नॉन आर्य तो वैसे ही बेचारे काले हैं, तो ये लोग दास, हमारे दास बनेंगे, हमारी नौकरगिरी करेंगे, तो ये लोग कहलाने लगे दास या दस्यु। ठीक है, दास या दस्यु। तो अब समझना,
अगर हम ऋग्वैदिक पीरियड में देखेंगे तो एक डिफरेंस हमेशा रहता था, आर्य अपने आप को बहुत महान समझते थे और हमारे वाले जो लोग थे अनार्य उनको बहुत नीचा समझते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम कब आएगी, प्रॉब्लम तब आएगी कि अर्ली वैदिक पीरियड, ये पहला कॉलम आपका हमेशा अर्ली वैदिक पीरियड का रहता है और दूसरा वाला मैं बता चुकी हूँ लेटर वैदिक पीरियड का। तो अर्ली वैदिक पीरियड में क्या होगा कि यहाँ पर जो इन्होंने डिवीजन किया वो किसके आधार पे किया, वो कर्म के आधार पे किया, मतलब वर्क बेसिस पे किया, कर्म के आधार पर डिवीजन किया। लेकिन स्टूडेंट्स क्या होगा, जब लेटर वैदिक पीरियड की बारी आएगी तो यहाँ पर ये जो विभाजन है या ये जो डिवीजन है या ये जो विभेदीकरण है, जो स्ट्रैटिफिकेशन है, वो आपका जन्म के आधार पर हो जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। तो इन लोगों ने बर्थ के बेसिस पे बहुत शार्प तरीके से, बहुत रिजिड तरीके से 4 क्लासिफिकेशंस कर दिए। ऊपर आ गए आपके ब्राह्मण, नीचे आ गए आपके क्षत्रिय, 3rd नंबर पे आ गए आपके वैश्य और 4थे नंबर पे आ गए आपके शूद्र। तो इन्होंने बोला कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनकी जो उत्पत्ति है वो ब्रह्मा जी से मानी जाती है। तो ब्रह्मा जी से उत्पत्ति कैसे, इन्होंने कहा कि जो ब्रह्मा जी का मस्तिष्क है, तो मस्तिष्क हमेशा ज्ञान की बातें करता है, पढ़ाने की बातें करता है। तो ब्राह्मण जो होंगे उनके लिए कहा गया कि ब्रह्मा जी के मस्तिष्क से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई। दैट मीन्स जो ब्राह्मण वर्ग है या जो क्लास है, द क्लास ऑफ ब्राह्मण्स, वो ब्रह्मा जी के ब्रेन से इमर्ज हुए। फिर उसके अलावा क्षत्रिय, तो कहा गया कि जो ब्रह्मा जी हैं उनकी जो भुजाएं हैं, उनकी जो आर्म्स हैं, उनसे क्षत्रिय आए। तो देखो क्षत्रिय भुजाओं वाले काम करते हैं, युद्ध लड़ते हैं, तलवारबाजी करते हैं, तीर कमान चलाते हैं, ठीक है। फिर आ गए स्टूडेंट्स वैश्य। तो इन्होंने कहा कि वैश्य की जो उत्पत्ति है वो ब्रह्मा जी के जंघा से मानी जाएगी। तो जंघा मतलब जो थाइस जो होते हैं हमारे, तो उन्होंने बोला कि वहाँ से वैश्य आए हैं। तो वैश्य बिजनेस कम्युनिटी, तो जो आर्टिसंस हैं, व्यापारी हैं, वो सब वैश्य में आ गए। और लास्ट में आते हैं शूद्र। तो शूद्र के लिए इन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी के जो चरण हैं या ब्रह्मा जी के जो पैर हैं, ठीक है, जो फुट है या फीट है, वहां से शूद्र आए। तो फीट है तो शूद्र क्या करेंगे, दास्ता करेंगे, नौकरगिरी करेंगे, मतलब आर्यों की सेवा करेंगे और जितने भी लोअर कैटेगरी के काम होते हैं, जैसे क्या बेसिकली हुआ क्या कि शूद्र भी बहुत बड़ी कैटेगरी होती थी। शूद्रों में भी हर प्रकार के लोग होते थे, ठीक है, कि कोई साफ सफाई कर रहे हैं, कोई मान लीजिए कोई राजा या रानी के सेवक हैं, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के शूद्रों में भी काम होते हैं। अब होता क्या था उसमें कि कुछ ऐसे काम जो कि जैसे मैला ढोना मतलब मैनुअल स्कैवेंजिंग करना। अब इस समय तो ऐसा ड्रेनेज सिस्टम था नहीं। इवन आज भी अगर आप देखोगे तो हमारे भारत के बहुत सारे ग्रामीण इलाके, रूरल एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे मैला हाथ से ढोया जाता है, मैनुअल स्कैवेंजिंग की जाती है, तो वो काम हो गया। फिर जैसे आपके जो कब्रिस्तान वगैरह होते हैं उसमें जो शव को जलाया जाता है, शव दाह मतलब जो बॉडी को जलाते हैं, तो वो सारी कैटेगरी अलग बन गई। उनको आउटकास्ट बोला जाने लगा कि भैया ये तो हमारे कास्ट से ही बाहर है। फिर धीरे धीरे उनके साथ छुआछूत होना शुरू हो गई कि अरे ये मैला ढोता है, तो ये फिर धीरे धीरे छुआछूत की प्रैक्टिसेस आने लगी। तो बहुत सारी सामाजिक बुराइयां जो कि अर्ली वैदिक पीरियड में बिल्कुल नहीं थी, उनका जन्म होने लगा आपका लेटर वैदिक पीरियड में, ठीक है, लेटर वैदिक पीरियड में। इसके अलावा महिलाओं की स्थिति यहाँ पे कंपैरेटिवली बहुत अच्छी थी, यहाँ पर उनकी स्थिति गिर गई। वो मैं आपको उपनयन संस्कार में बताऊंगी। उपनयन संस्कार में हम अलग से टाइम वेस्ट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमको 16 संस्कार पढ़ने हैं, ठीक है, ऑलरेडी हमको 16 संस्कार पढ़ने हैं स्टूडेंट्स, तो वो हम उसमें पढ़ लेंगे, तो एज सच कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। अब इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम और डिफरेंसेस देखें तो अर्ली वैदिक पीरियड में, अगर हम अर्ली वैदिक पीरियड में जो समाज था वो काफ़ी हद तक सिंपल था, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में एक टर्म आ गया वर्ण, आश्रम, धर्म, समाज। वर्ण, आश्रम,
धर्म सोसाइटी। अब ये क्या है मैम, देखो वर्ण की बात करें तो हमारे 4 वर्णा सिस्टम की बात हो रही है। 4 वर्णास मतलब अपने वही ब्राह्मण, ठीक है, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, सीधी सी बात है, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रास। तो ये 4 वर्णों की बात हो गई। आश्रम व्यवस्था, तो स्टूडेंट्स लेटर वैदिक पीरियड में आश्रम व्यवस्था डेवलप होने लगी। तो आश्रम व्यवस्था में 4 प्रकार के आश्रम आ गए और कहा गया कि एक जो मानव होता है, एक जो व्यक्ति होता है, उसकी एवरेज एज, जो उसकी एक एवरेज आयु जो हम कह सकते हैं वो होती है 100 साल, ठीक है, वो होती है आपकी 100 साल। तो 100 साल को आप 25-25-25-25 के 4 वर्ग में बांट, 25-25-25-25 के 4 कैटेगरीज में बांट दो और हर एक कैटेगरी का अपना एक आश्रम कहलाता था। फाइन। तो कुल मिला के अगर हम बात करते हैं 4 फोल्ड आश्रम सिस्टम की या 4 प्रकार के आश्रमों की, तो वो आश्रम व्यवस्था आपके अर्ली वैदिक पीरियड में मिसिंग थी, जबकि लेटर वैदिक पीरियड में जो आश्रम व्यवस्था है वो आ जाएगी। और उसके अलावा ये जो धर्म है उसको हम अलग से देखेंगे जब हम आपके पुरुषार्थ वगैरह को पढ़ेंगे, तब हम इस धर्म को समझेंगे कि यहाँ पर धर्म का मतलब क्या है। लेकिन अभी क्योंकि हम नॉर्मल डिफरेंसेस देख रहे हैं तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर रिजिड तरीके से, कठोर रूप में वर्ण आश्रम धर्म समाज का स्वरूप हमें देखने के लिए नहीं मिलता था। लेकिन जब हम लेटर वैदिक पीरियड में या उत्तर वैदिक काल में बात करते हैं तो यहाँ पर हमको वर्ण आश्रम धर्म व्यवस्था एक बहुत ही ज़्यादा कठोर रूप में, या बहुत एक ऐसी व्यवस्था जिसने पूरे तरीके से अपने पैर जमा लिए थे। तो दैट इज़ वाई लेटर वैदिक पीरियड की जो सोसाइटी है हम उसको वर्ण आश्रम धर्म सोसाइटी कह सकते हैं। क्लियर है? ओके देन स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक आप लोग रिवाइज करेंगे। आज अच्छे से रिवाइज करिए, पूरी पीडीएफ को पढ़ लीजिए। जो हमारे 2.0 न्यू स्टूडेंट्स हैं, 2 वीडियोस मैंने रिकॉर्डिंग्स डलवाई हैं, जो बेसिक स्टोरीज आपको पता होनी चाहिए उनको कंप्लीट कर लेना। बाकी जो भी इसमें डाउट्स आते हैं और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं तो उनको हम कल रिजॉल्व करेंगे, कल की क्लास में आगे चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।